हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दर्पण के बारे में अच्छे से बताया था। दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण जो होता है वो होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो दर्पण होता है उसका क्या नाम है, गोलीय दर्पण। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बता चुके थे। ठीक है, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दर्पण के बारे में बताया था। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण जो है, जैसे कि दर्पण बताए थे कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण में हम ये बोले थे कि दर्पण एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का पालन करता है। क्या बोले थे? दर्पण एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का पालन करता है। दूसरी बात, दर्पण जो है ये दो टाइप का था। एक था समतल दर्पण और दूसरा था गोलीय दर्पण। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए थे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आइए गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये गोलीय दर्पण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के साथ साथ गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब बनते हैं। क्योंकि आप कभी देखे होंगे कि अगर टेबल स्पून है, ये जो चम्मच होता है, इस चम्मच में आप देखते हैं कभी कभी एक मोमबत्ती ले लीजिए। इस मोमबत्ती की लौ को आप देखिएगा, तो मोमबत्ती की लौ को जैसे ही आप देखेंगे तो क्या होता है, इस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इस चम्मच पे इसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही पास ले जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब बड़ा होते जाता है, दूर हटाते जाते हैं तो छोटा होते जाता है। तो यानी कि क्या हुआ, ये जो एक सतह बना है, ये वाला, ये बना है कर्व सरफेस। कर्व मतलब होता है वक्र। कैसा सरफेस? वक्र सतह। कैसा सतह? वक्र सतह। अब देखिए, तो चूंकि ये क्या बना है, वक्र सतह, इसलिए इन सभी बातों को समझने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? गोलीय दर्पण की। तो आते हैं गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण होता क्या है? देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखला मतलब समझते हैं, हॉलो। देखिए, तो खोखले का मतलब ये हुआ कि आपको एक, जैसे कि ये अगर हम छोटे छोटे दो वृत्त बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है अंदर वाला, ये क्या है? खाली है। ये क्या है? खाली है। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष का तना है। ठीक है, और इसको जैसे ही हम काटते हैं तो क्या होता है, ये अंदर वाला भाग इसका क्या होता है? खाली खाली सा होता है। तो जब ये अंदर वाला भाग खाली खाली सा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? खोखला। क्या कहेंगे? खोखला। अब समझिए, बोला है कि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखिए, ये जो गोला है, इसको जब हम काटेंगे, दरअसल ये 3D फिगर नहीं है, 2D है, इसलिए गोला नहीं बन पाया है, ये वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे ही हम इसको दो भागों में काटते हैं तो अलग अलग दो सतह बनता है। और आपको मालूम है कि दर्पण क्या होता है? दर्पण वो होता है जिसमें एक सतह क्या किया गया रहता है? कलई किया गया रहता है। तो यहाँ पर अब दो पार्ट बन गए। अब इन दो पार्ट में या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे इसको रंग दीजिए, और या तो आप इसको ऐसे रंग दीजिए। यही दो स्थिति बनती है।
यहाँ पर दो स्थिति बना। एक बार परावर्तक सतह, ये देखिए परावर्तक सतह क्या होता है, समतल दर्पण में ये आप पढ़े हैं कि ऐसे किरण आती थी और ऐसे जाती थी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हम लोग बनाते थे, ये वाला जो ऊपर वाला सतह है ना, इस ऊपर वाले सतह को ही क्या कहते थे, परावर्तक सतह। क्या कहते थे, परावर्तक सतह। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जिस भाग पर कलई नहीं किया गया है, ये भी क्या होगा, परावर्तक सतह। क्या होगा, परावर्तक सतह। और वैसे ही ये वाला भाग भी क्या होगा, परावर्तक सतह। अब देखिए, तो अब हम गोलीय दर्पण के बारे में बता रहे थे। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। अब देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है ये दो भाग में बटा होता है। पहला जो है उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। पहला जो है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा जो है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, और दूसरा जो है वो अवतल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक है अवतल और दूसरा है उत्तल। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो कंडीशन बने हैं, ये दो कंडीशन बने हैं, इसी में से कोई एक उत्तल होगा और कोई एक अवतल होगा। तो यहाँ पर समझिए अवतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। बात को समझिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखिए आप इसमें प्रवर्तक सतह किसका अंदर की ओर धंसा है, इसका किसका, इसका धंसा हुआ है। ये देखिए अंदर की ओर धंसा है प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह अभी बताए ना कि जिसका भाग जो है, एक भाग रंजित किया गया हो, तो हम रंजित वाला, ये रंजित मतलब कलई, ये वाला भाग नहीं लेंगे। ये जो सतह है ऊपर वाला, ये वाला सतह, इसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में वैसा ही लिखा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, हम उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक वैसे ही उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर इसका फिगर क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये है अपना अवतल दर्पण। ये क्या है, अब देखिए, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा होता है। देखिए वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, जब इन सभी बातों को हम समझ लिए तो आपको बता दें कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अगर आपको समझना है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इस गोलीय दर्पण से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स और भी आने चाहिए, जो कि हम यहाँ पर नोट किए हुए हैं। जैसे कि है ध्रुव, जैसे क्या है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, फिर है वक्रता त्रिज्या, फिर इसके बाद आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, फिर उसके बाद आता है मुख्य फोकस, ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोकस दूरी, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स अभी बताते हैं आपको, इसको मिटा दें। अब देखिए बात को समझिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या है, एक गोला है, और इस गोले में आपको बता दें कि एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। और अभी हम बोले कि जैसे ही आप इसे दो भाग में डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बनता है, अलग अलग दर्पण, अलग अलग वक्र सतह बनता है। ये एक वक्र सतह ऐसे बना जिसका केंद्र यहाँ पर है, और ये एक वक्र सतह ऐसे बना जिसका केंद्र
यहाँ पर है। दरअसल जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक वृत्त बनेगा या गोला बनेगा, फिर वैसे ही इसको भी बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो चूंकि ये टेढ़ा मेढ़ा जो पथ बना है आधा सा, तो इसी को हम कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं, वक्र। अब ध्रुव क्या होता है, इस ध्रुव को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर एक वृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त में आप देखेंगे कहता है कि जब आप, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, चलिए देखिए, गोलीय दर्पण के, ये जो गोलीय दर्पण है इसके मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये सेंटर है बीच में, ये हो गया मध्य बिंदु, मतलब बीच बीच में यहाँ और यहाँ पर, ये मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या कहते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के ये जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए कि ये दो भाग में बांटे हैं ना, तो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है। P मतलब होता है पोल, P मतलब क्या होता है, पोल, और पोल मतलब होता है ध्रुव। पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछे कि ध्रुव किससे कहते हैं तो आप क्या कहिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर। आगे है वक्रता केंद्र। अब देखिए, अगर ये वृत्त है तो वृत्त में केंद्र होगा, अगर ये वृत्त है तो वृत्त में क्या होगा, केंद्र है, केंद्र होगा। लेकिन आप तो एक छोटे से भाग की बात कर रहे हैं ना, इस छोटे से भाग में भी तो केंद्र होगा, होगा ना। तो ये जो केंद्र है, ये हो गया पोल, ये हो गया सी। तो ये जो केंद्र है, इस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हम वक्रता केंद्र क्या कहेंगे, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है या जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले या फिर जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक वैसे ही वक्रता त्रिज्या भी होगा, क्योंकि यहाँ केंद्र और ये जो परिधि है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, हम क्या बोलें, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, हम क्या बोलें कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या बोले हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसे मिटा रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं। आप लोग वीडियो जो है ना उसको पॉज करके लिख लीजिएगा और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए। पहला तो ध्रुव पढ़ लिए, ध्रुव पढ़ लिए, वक्रता केंद्र पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या पढ़ लिए, और इसके साथ साथ क्या पढ़े हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब देखिए होता क्या है, इसको समझिएगा। हम क्या बोलें कि ये कुछ इस टाइप का होता है, दर्पण जो है ये कुछ इस टाइप का होता है, सॉरी। अब देखिए होता क्या है, हम अभी बोले कि इसमें ऐसे कुछ सतह जो है वो रंगा गया होता है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर होता है पोल। क्या होता है, पोल। क्योंकि आप जानते हैं कि पोल ही जो है वो क्या है, ये वो सतह है, ये वो मध्य बिंदु है जो केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है।
अब देखिए होता क्या है कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को आप समझिएगा, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष उसे कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण में या फिर गोलीय दर्पण में केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। बात को फिर से समझिए, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, और पी मतलब पोल यानी कि ध्रुव। तो गोलीय दर्पण में सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इस बात को हम लिख देते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ये और है और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष। क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है, यह कहलाता है। अब देखिए, ये मुख्य अक्ष तो बता दिए कि ये कुछ इस टाइप का फिगर होगा, यहाँ पर ऐसे लाइन जाएगा, ये पोल है, ये सी है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे, ये जो लाइन गया है इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जो केंद्र से होके पोल तक गया है। अब देखिए, इसके साथ साथ अब आता है एक और पॉइंट जिसका नाम है मुख्य फोकस। क्या नाम है? मुख्य फोकस। बात को समझिएगा, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मुख्य फोकस है, यहाँ पर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मुख्य फोकस है। बात को समझिए, हम क्या बोले हैं? मुख्य फोकस क्या होता है कि जब यही दर्पण लीजिए, यही दर्पण लीजिए, समझिए। जब अब हम क्या करते हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हुई है, मतलब मुख्य अक्ष जैसे है उसी के साथ साथ, यानी कि ये डिस्टेंस जो है, अगर समांतर की बात करेंगे तो समांतर का मतलब क्या है? यहाँ से डिस्टेंस क्या है? समान है, ठीक है। अब जैसे ही ये इस दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा? आप तो जानते हैं कि रिफ्लेक्ट होती है ना, परावर्तित होती है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वही हमारा क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि अवतल दर्पण में या फिर गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। इसको मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है, उसको भी समझ लीजिए कि इस फोकस, ये जो फोकस है, इस एफ और ये पोल, कभी कभी इस फोकस को, इस मुख्य फोकस को हम फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एफ और यहाँ पर ये जो पी है, ये पी, ये एफ और ये पी, इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को स्मॉल एफ से लिखा जाता है और इस स्मॉल एफ को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस मुख्य फोकस को हम अभी लिख दे रहे हैं कि गोलीय दर्पण में, या फिर आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण में फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण
अति प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु को, जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और इस मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से सूचित करते हैं इस मुख्य फोकस को। अब देखिए, इसके बाद अब हम बोले हैं फोकस दूरी। हम इसको जो बोले हैं एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अवतल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, तो हम बोले हैं कि वैसा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, यही इसी वाले मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए मुख्य फोकस है, ये यहाँ पर इस बिंदु पे काटी है, इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है उस भी पॉइंट को समझ लीजिए। ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर पूछ दे कि फोकस दूरी क्या होती है, अगर पूछते आपसे कि फोकस दूरी क्या होती है, तो अभी हम आपको बोले फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी हम अब आपसे अभी बोले कि फोकस दूरी जो है ये मुख्य फोकस और ध्रुव, क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं इस F बराबर R/2। और R आप समझते हैं क्या है? R यानी कि त्रिज्या, और ये त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। ये केंद्र है, ये P है, और यहाँ इस केंद्र और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई किरण ऐसे जाएगा और टकराएगा तो यहाँ पर ये पॉइंट पर काटेगा, ये होगा हमारा F। ये क्या होगा? F। और F हो गया। तो अभी हम क्या बोले हैं कि मुख्य फोकस, F को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इस फोकस और ये पोल मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? स्मॉल f। क्या कहते हैं? स्मॉल f। और यही अभी आपको पढ़ना है कि f बराबर क्या होगा? R/2। और इसी को आपकी किताबों में लिखा है, मिटा देना, समझ लीजिएगा। आपको जो सवाल बनते हैं ये प्रूफ करने के लिए देता है। ठीक है, कि आप सिद्ध करके दिखाएं कि किसी भी गोलीय दर्पण में उसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये f वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पूछता है किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसको कह सकता है कि 2f बराबर r, यानी कि किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए अब समझते हैं ये कैसे होगा। अब देखिए, ये एक हम दर्पण बना देते हैं। ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है? आप अपने मन में बोलिए, ये है अवतल दर्पण। कौन सा है?
अवतल दर्पण। अब देखिए होता क्या है, इसमें ये एक मुख्य बिंदु है, ये P है, P मतलब ध्रुव। अब देखिए होता क्या है, हम अभी बोले हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई किरण आपतित हुई है, तो प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है वो हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वो हमारा होता है फोकस। ये क्या होता है, फोकस। तो माना कि ए और बी कोई किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ पर मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर है अपना केंद्र, यहाँ पर क्या है, केंद्र है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही आप इस ऐसे इसमें पढ़ रहे थे, इसमें एक लंब डाल रहे थे ना समतल दर्पण में, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम एक लंब डालेंगे, और जैसे ही हम लंब डालेंगे तो ये फिगर कुछ इस टाइप का प्राप्त होगा। ये फिगर जो है कुछ इस टाइप का प्राप्त होगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता था, कोण आर, जिसको आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते थे, ठीक है। अब देखिए तो होगा क्या यहाँ पर, ठीक वैसे ही बिल्कुल ये किरण आ रही है और ये है अभिलंब, इसके बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, और इसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और फिर वैसे ही ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, तो इसके भी बीच का कोण ये जो है, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर, यानी कि परावर्तन कोण। अब देखिए इसके बाद होता क्या है तो आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण ये क्या होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये होता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण सी बी एफ के, होगा कि नहीं होगा ये बताइए, ए बी सी बराबर होगा सी बी एफ के, ठीक है। तो ये किससे हुआ, तो परावर्तन के नियम से हम क्या लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ के, सी बी एफ के, किसके अनुसार, तो परावर्तन के नियम से, किससे, परावर्तन के नियम से, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहला समीकरण। अब देखिए होता क्या है, आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ये दो समांतर रेखाएं हैं, जब इन दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो आप क्या देखते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होता है ना, इसको आंतरिक एकांतर कोण कहते हैं या अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो वैसे ही आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर है। आप इसको देखिए, इसको, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला अभिलंब वाला, ठीक है, अभिलंब वाला देखिए, आप इसको ना देखने लग जाइएगा, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप इसको देखिएगा तो ये वाला कोण आई है, ये वाला भी कोण अपना क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी न बोले कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं कि कोण आई जो है वो बराबर होता है कोण आर के, तो क्या हम इसको, इस कोण आई को मिटा के कोण आर नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या किए कि इसको अब मिटा, यहाँ पर आई के जगह पर हम लिख दिए कोण आर, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब हम यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको बी सी एफ, क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी एफ बराबर होगा, ये देखिए बी सी एफ बराबर होगा सी बी एफ के, बराबर होगा किसके, कोण सी बी एफ के, किसके अनुसार, तो अभी आपको
एक मिनट रुक जाइएगा पहले, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं ये वाला पॉइंट, ताकि ये भी आपको क्लियर रहेगा। हम लिख देते हैं ए बी सी बराबर होगा कौन, बी सी एफ के, ठीक है। कौन ए बी सी बराबर होगा कौन बी सी एफ के, यही वाला ना कौन इसके बराबर हुआ, इसको लिख देते हैं कौन बी सी एफ के। किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। किसके अनुसार, एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला बराबर है, यानी कि ये एल एच एस क्या है, आपस में बराबर हैं। ये भी एल एच एस, ये भी एल एच एस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा आर एच एस भी बराबर होगा। जब आर एच एस बराबर होगा यानी कि कौन सी बी एफ, ये इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों से, 1 + 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है, यहाँ पर 2 से। सी बी एफ बराबर होगा कौन, बी सी एफ के। अब देखिए ये वाला पॉइंट ऐसे ही निकल गया, सी बी एफ बराबर होगा किसके, बी सी एफ के, आ गया। सी बी एफ बराबर बी सी एफ, सी बी एफ बराबर होगा बी सी एफ के। तो जब जब दो कोण बराबर हों तो वो कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर ये दोनों बराबर है आपस में, तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो इस बी के सामने की भुजा क्या है, ए सी, और इस सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी। ये ए बी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समद्विबाहु। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला कोण इसके बराबर था, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में बराबर थे। तो जब ये बराबर हैं तो इसीलिए हमारा भी जो त्रिभुज बना है सी बी एफ, क्या बना है, त्रिभुज सी बी एफ, इसमें भी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना, ये वाला कोण इसके उनके बराबर है। तो इस कोण के सामने की भुजा सी एफ क्या है, सी एफ, और इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, सी एफ, बराबर होगा इस कोण के सामने की भुजा बी एफ के, ठीक है। और यहीं से अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगा, त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, इसलिए कोण के सामने की भुजा, अब ये जो समान कोण है, समान कोण के, यहाँ पर समान जरूर लिख लीजिएगा, समान कोण के सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या निकला कि ये जो सी, इस सी कोण के सामने की भुजा बी एफ क्या है, बी एफ बराबर होगा इस बी कोण के सामने की भुजा सी एफ के। आया समझ में, ये हो गया बराबर, ठीक है। और जब ये बराबर हो गया तो आपको अब एक और पॉइंट समझना है, बी एफ पी में, किसमें समझना है, ये हो गया बी, ये हो गया एफ और ये हो गया पी, ये है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि इस वाले पॉइंट को आप इधर बढ़ा रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो आप लाइएगा तो क्या होगा, अगर ये यहाँ पर पी था तो ये लाइन कुछ इतना तक आया तो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यही ना हो सकता है। तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि लगभग में ये क्या है, पी के, ये अगर ये बी जो है पी के एकदम निकट है तो क्या है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर बी है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे है, मान सकते हैं। तो जब ये बराबर है, अब देखिए तो यहाँ से क्या हम मान सकते हैं, जब लगभग में ही मान रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं एफ पी बराबर है किसके, एफ बी के, मान सकते हैं ना, एफ पी बराबर है एफ बी के। जब लगभग की बात है तो मान सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना कि क्या है, यहाँ पर बी पी के बिल्कुल निकट है, बी पी के निकट है, इसलिए जब निकट है इसलिए हम क्या कहेंगे कि एफ पी या फिर बी एफ, क्या मान सकते हैं, बी एफ
बराबर है, ये जो बी एफ है बराबर है एफ पी के, एफ पी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गया। अब क्या होगा यहाँ से, आप यहाँ पर देखिए बी एफ, यहाँ पर भी देखिए बी एफ, एल एच एस बराबर है, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, यानी कि क्या, सी एफ बराबर होगा एफ पी के। ये आप इसको 3 नंबर मान लीजिए और इसको मान लीजिए 4 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 4 से, 3 और 4 से सी एफ बराबर होगा एफ पी के। अब क्या होगा, सी एफ बराबर होगा एफ पी के, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर। अब बराबर है तो आपको अभी बताएं कि इस C और इस P, इस C, ये हो गया C और ये हो गया P, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R। और फिर इस F और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल f। स्मॉल f मतलब क्या, फोकस दूरी। तो अब आपको समझ लेना है, क्योंकि संबंध किस में बताना है, F और R में बताना है ना। तो अब देखिए क्या होगा, इसको आप सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी बराबर, आप पूरा का पूरा सी पी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी बराबर पूरा का पूरा सी पी। अब होगा क्या यहाँ से, अब आप देखें कि सी एफ जो है बराबर है एफ पी के, तो हम इसको भी लिख ले रहे हैं एफ पी प्लस एफ पी बराबर सी पी, हो गया। तो ये एफ पी, एफ और पी, इसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर इस सी पी, सी और पी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर। और यहाँ पर देखिए 2f बराबर r, ठीक है। और ये जो हमारा गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। और यहाँ से अपना 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या क्या बोले, किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और एक बार किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, और वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।